उधर द्वीप के जंगल में आदमी बेसब्री से अपनी डिजिटल घड़ी देख रहा था। उसे पता था कि वह समय नहीं गंवा सकता है। योजना को तुरंत ही लागू करना होगा। मुझे अंतिम बार उसे फोन करना होगा। उसने अपनी जेब से सेलफोन बाहर निकालते हुए सोचा। सुविधा केंद्र के अंदर अकेले धावा बोलने से पहले वह जानना चाहता था कि उसका साथी कहाँ है। उसके साथी ने फोन नहीं उठाया। उसने अनुमान लगाया कि वह लक्ष्य के पास ही होगा। उसके बाद उसने एक वॉइस मैसेज छोड़ने का निश्चय किया, जो था, मैं योजना अनुसार सुविधा केंद्र के अंदर जा रहा हूँ, तुम भी योजना अनुसार ही चलना। उसने फिर अपने आप को भारी शस्त्रों के साथ अंदर जाने के लिए तैयार किया। उसका चेहरा अभी भी एक आधुनिक काले मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। उसने सुविधा केंद्र के मुख्य दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और चारों तरफ कैमरों की जांच करते हुए उसने एक स्थान पर कैमरा देखा। रास्ता साफ देखते ही उसने तीर चला दिया। वह सीधा कैमरे के बीचों बीच लगा और उसे नष्ट कर दिया। फिर वह अपने ऑटोमेटिक धनुष वाड़ के साथ इमारत के अंदर चुपके से घुस गया। उसकी आंख एक शीशे से ढकी हुई थी, जो एक चक्र से उसके माथे पर बंधा हुआ था। उसे शीशे पर अंदर उपस्थित आदमियों की तस्वीर, इमारत का 3D दृश्य, सभी कमरों व गलियारों सहित दिख रहे थे, जो उसे उस कक्ष की ओर ले जा रहे थे जहां ओम को बंधक बनाया गया था। वह शीशे से अपने लक्ष्य पर निशाना साधकर उसे अपने तीर से भेज सकता था, वह भी बिना किसी गलती के। उसकी कमर में एक बेल्ट से बंधा बस्ता था, जिसमें सामने, पीछे और बगल में समान आकार की जेबें थी। उसके दाएं हाथ पर धात का टुकड़ा कलाई से कोहनी तक बंधा था, जिसके आगे की तरफ एक तीर लगा हुआ था। वह एक दूसरा बस्ता अपने पीठ पर लिए हुए था, जिसमें PDW-19 एसाल्ट राइफल थी। 250 फीट की रेंज के साथ वह पकड़ में 40% स्थिर, 20 गुना तक अधिक दृश्यता और 25 गोलियों का क्लिप साइज था। वह अपने आप 3-4 सेकंड में रीलोड हो जाती थी। 2P622 पिस्टल, 150 फीट रेंज, 9 गोलियों का क्लिप साइज, जो लोड होने में 3 सेकंड का समय लेती थी। कुछ कदम सावधानी से चलने के बाद उसने एक सुरक्षा कर्मी को बंदूक लिए हुए गलियारे के दूसरे छोर पर देखा। वह धीरे धीरे रक्षक की ओर बढ़ा। शीशे पर दिख रहा था कि वह रक्षक से कितनी दूर है। वह तब रुका और स्थिर खड़ा रहा। शीशे पर हरे रंग में लिखा आया, लक्ष्य पहुंच में है। इससे हाथ और आंख का तीर एवं लक्ष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिली। फिर उसने पहला तीर चलाया, जो सीधे लक्ष्य पर जाकर लगा। सुरक्षा कर्मी तुरंत मरकर गिर गया। वह सुरक्षा कर्मी की तरफ भागा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई आवाज न हो। उसने अपने बेल्ट से बंधे बस्ते की एक जेब को टटोला और एक फाइबर प्लेट को निकाला। उस पर समय सेट किया और एक छुपे हुए कोने में दीवार पर चिपका दिया। फिर वह दूसरे आदमी को मार गिराने के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़ा। रास द्वीप के तट पर एक हेलीकॉप्टर उतरा, जिसका पीछा तीव्र गति से एक नाव कर रही थी, जो समुद्र को चीरती हुई उसी स्थान पर आकर रुकी। दूसरा मुखौटा धारक हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे उतारते हुए देख रहा था। उसने अपना बस्ता उठाया और हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। भागते भागते उसने अपने हथियार तैयार किए। जैसे ही लोग हेलीकॉप्टर से उतरे, उनका स्वागत गोलियों के बौछार से हुआ। कुछ ने पलटकर आदमी की ओर गोलियां चलाई। वीरभद्र हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। वह जानता था कि जो पुस्तक उसके पास है वह एक खजाना है, अतः बिना समय खराब किए उसने अपनी जीप के लिए चारों ओर देखा और ढूंढते ही उसकी तरफ भागा। आदमी वीरभद्र की मनसा भाप गया था और उसे असफल करने के लिए उसने जीप के टायरों पर गोलियां चलाई और फिर चालक को भी गोली मार दी। वीरभद्र तुरंत ही चालक की जगह बैठा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। वह पंचर हुए टायरों वाली जीप से सुविधा केंद्र की ओर भागा। बचे हुए आदमियों ने वीरभद्र को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए गोली चलाने वाले को उलझा लिया। पूछताछ कक्ष में स्क्रीन पर दाढ़ी वाला ओम सोने के कुंडल और जनजातीय मुकुट सिर पर पहने हुए दिखाई दे रहा था, जिसे भगवान की तरह पूजा जा रहा था। ओम बोला, मैं लोगों को छल कपट और धोखा देना नहीं जानता था। मैं किसी का भी अंचित लाभ नहीं उठाता था। कुछ बूढ़े कहते थे कि मैं उनके लिए भगवान द्वारा भेजा गया अवतार हूँ। उन्हें विश्वास था कि मेरी सेवा करना स्वयं भगवान की सेवा करने के समान है। लोगों ने मुझे जानलेवा बीमारियों से स्वस्थ होते, प्राकृतिक आपदाओं से बिना किसी नुकसान के निकलते देखा था। यह विश्वास चलता रहा और मेरी जिंदगी कुछ समय के लिए बिना किसी घटना के गुजरती रही।
परंतु तभी कुछ युवक किसी अज्ञात बीमारी से मर गए। लोगों के ध्यान में आना शुरू हो गया था कि मेरी उम्र एक भी दिन नहीं बढ़ी थी जब से मैं उनके कबीले से जुड़ा था। जात के सभी बड़े बूढ़े जो मुझ में विश्वास रखते थे, पूछते थे, वे सभी सामान्य मौत मर गए थे और उनके साथ ही उनका विश्वास भी। समय बदल गया और उनके नेता भी बदल गए। मैं अब एक सांप की तरह देखा जाने लगा, ऐसा सांप जो जवान रहने के लिए जवान लोगों से उनकी जिंदगियां खींच लेता है। उन्हें विश्वास था कि युवकों की मौत का कारण मैं था। उनमें से कुछ अभी भी मुझ में बहुत विश्वास रखते थे और मेरे लिए लड़ते थे, परंतु विश्वास के उजाले पर डर का अंधकार छा रहा था। मुझे जांच से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने एक बड़े सांप के डर से मुझे मारने की कोशिश नहीं की। मैं फिर से अकेला था। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी पहचान और स्थान बदलते रहना होगा। कोई भी मानसिक रूप से इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं अमर हूं। तभी से मैं स्वयं को छुपाता आ रहा हूं। पर पूछताछ कक्ष के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और डॉक्टर श्रीनिवासन अंदर आए। ओम सतर्क हो गया। दरवाजे के अचानक जोर से खुलने से सभी का ध्यान डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर गया। आग बबूला डॉक्टर श्रीनिवासन ने ओम को देखा और उसकी तरफ बढ़े। सर, आप क्या? डॉक्टर बन्ना ने कहा और उन्हें डॉक्टर श्रीनिवासन द्वारा अंगुली के इशारे से चुप रहने के लिए कहा गया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने दोनों हाथों से ओम को कसकर पकड़ा और गुस्से से उसकी ओर घूरने लगे। सर, आपको क्या हो गया है? आप क्या? डॉक्टर साहिस्ता खड़ी हो गई। डॉक्टर श्रीनिवासन ने साहिस्ता की आंखों में देखा और वे फौरन जान गई कि कुछ भी न कहना ही उनके पास इस समय एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पुनः ओम की ओर देखा और उसे हमेशा की तरह प्रश्नों की प्रतीक्षा करते हुए शांत व स्थिर पाया। बूढ़े आदमी ने अपने कक्ष से यह सब देखा और एक पैनिक बटन दबा दिया। एम आइंदी चिन्ना, ओम ने कहा। ओम की भाषा और लहजे में, क्या हुआ छोटू? यह सुनते ही डॉक्टर श्रीनिवासन एकदम शांत हो गए, पर अगले ही क्षण उनका एम लौट आया और उन्होंने तेलुगु में जवाब दिया। मैं छोटू नहीं हूँ, मेरे पास सवाल हैं और मुझे सीधे जवाब चाहिए। अगर छोटू नहीं तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? कुंजू? डॉक्टर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। इस नाम से अब कोई मुझे नहीं पुकारता। तुम यह कैसे जानते हो? तुम कौन हो? ओम ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। जो तस्वीर दिखाई दे रही थी उसमें एक पुराने टूटे फूटे सरकारी स्कूल की कक्षा में कुछ छात्र आधी बाह की सफेद कमीज, निक्कर और चप्पलें पहने लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। उनमें से कुछ नंगे पैर थे। वे सब एक सहपाठी को परेशान कर रहे थे जो रो रहा था। तब ओम ने शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रवेश किया और सबको डांटा जो उस बच्चे को परेशान कर रहे थे। उसने सभी को कक्षा से बाहर निकाल दिया और मासूम विद्यार्थी के साथ बैठ गए तथा बातचीत कर उसे शांत किया। निकू अदो गुरु तुंदा, ओम ने शांति से कहा। क्या तुम्हें याद है? डॉक्टर श्रीनिवासन की आंखें आंसुओं से भर गई और वे फिर से बच्चों की तरह रो पड़े। वे अपना बचपन ओम के साथ देखने के बाद इस अविश्वसनीय बात को मानने के लिए मजबूर थे। उन्हें अब ओम की कही सुनी हर बात पर विश्वास हो गया और वे उसे दया व आदर से देखने लगी। कमरे में उपस्थित किसी को भी तेलुगु भाषा और तस्वीरों की कुछ भी जानकारी न होने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। डॉक्टर साहिस्ता उन दोनों के पास आई और तभी एलसीडी के कंप्यूटर से बीप की आवाज आई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा जो बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाने से पहले क्षण भर के लिए काला हो गया था। एलसीडी सतर्क हो गई और उसने कीबोर्ड पर एंटर का बटन एक बार दबाया। उसकी स्क्रीन पर एक डिजिटल घड़ी 8:43 बजे का समय दिखा रही थी और हर बीतते क्षण के साथ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने परिमल को देखा। वह पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। उसे भी वही बीप, वही चेहरा और वही समय मिला। परिमल ने अभिलाष की बेंच की तरफ कुछ कदम बढ़ाए और उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक ही हंसमुख और बेपरवाह हैकर एक परिपक्व व समझदार व्यक्ति में बदल गई। वह बचकाना चेहरा अंधेरे में गायब हो गया था। अंतर्मुखी, शांत, सहमा सा परिमल अचानक फुर्तीला हो गया। जैसे ही जीप और सुविधा केंद्र के बीच की दूरी 2 किलोमीटर से कम रह गई थी, आदमी ने वीरभद्र के सभी आदमियों को मारने के बाद उसका पीछा करना शुरू कर दिया।
वह अब उसका पीछा कर रहा था। उधर दूसरी तरफ वीरभद्र पंचर हुए टायरों वाली जीप के साथ पहुंच गया और इमारत के अंदर चला गया। उसका पूरा शरीर खून के निशानों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पूरी तरह खून से लथपथ था। वह बुरी तरह हांफते हुए सुविधा केंद्र के अंदर घुसा और उसने डॉक्टर श्रीनिवासन को फोन किया। सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया और वे बहुत सतर्क हो गए। पूछताछ कक्ष में डॉक्टर श्रीनिवासन ने ओम से पूछा, पुस्तक में क्या है? ओम इस विश्वास के साथ मुस्कुराया कि पुस्तकें उस स्थान पर सुरक्षित हैं जहां उसने स्वयं उसे छुपाया था। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी तरह पुस्तकें भी राजद्वीप पर ही थी। वे पुस्तकें संसार के सबसे बड़े रहस्य, जिसे मृत्यु कहते हैं, का उत्तर है। उसमें वह है जिसे मनुष्य आज तक नहीं खोज पाया। उसमें अमरता के पाने की कुंजी है। उसमें मेरे जैसे और मनुष्यों को बनाने की प्रक्रिया वर्णित है। समय प्रत्येक जिंदगी के हर एक क्षण का हिसाब रखता है, इसीलिए तुम्हारी हर दिन आयु बढ़ती है। पुस्तकों में सर्वशक्तिमान समय की दृष्टि से तुम्हें छुपाने की क्षमता है। कल्पना करो, समय के लिए तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे लिए मृत्यु एक भ्रम है। हर कोई जो इस पुस्तक के माध्यम से गुजरता है, कोई भी अभी तक इस अचानक हुए हृदय परिवर्तन के पीछे का कारण नहीं समझ पाया था। जैसे ही वे ओम की बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे, डॉक्टर श्रीनिवासन का फोन बजा। वह वीरभद्र था। उसने फोन उठाया। सर, मेरे पास पुस्तक है। मैं अब सुविधा केंद्र में प्रवेश कर रहा हूँ। किसी ने हमारा दीप रात तक पीछा किया है। सर, आप कहाँ हैं? वह भागने के कारण बुरी तरह हांफते हुए बोला। वीरभद्र की चीखती हुई सी आवाज फोन से आ रही थी, जिसके कारण उसके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को ओम ने सुना। ओम को सदमा सा लगा, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पहली बार खुद को उसने ठगा हुआ महसूस किया। उसके अपने पुराने शिष्य के प्रति भावनाएं अचानक ही समाप्त हो गईं। उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर रूखेपन से देखा। जब उन्होंने वीरभद्र को पूछताछ की ओर बढ़ने और बाहर रुककर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया, जब तक वह स्वयं आकर उनसे पुस्तक ले न लें। उन्होंने फोन काट दिया। उनकी आंखें अपराध भाव से भरी थी और चेहरा क्षमा याचना का प्रतीक था। उन्होंने उसी भाव से कहा, मुझसे गलती हुई है, पर मुझे इसका पता नहीं था, इसीलिए मैं अब इसे सुधारूंगा। मेरे जाने से पहले कृपया जान लीजिए कि मैं इस टीम का नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था, और आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं गलत लोगों की ओर से खड़ा हूँ। ये सब मासूम हैं, ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ओम ने निराश होकर आंखें बंद कर ली और बोला, यह तुमने क्या किया? तुम किसके लिए कार्य कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कार्य को विस्तार से जानने का कभी प्रयास नहीं किया। ये सब सोच रहे थे कि वे मेरे लिए काम कर रहे हैं, और चूंकि वे मेरे विवेक पर भरोसा करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उसके गंदे हाथों से पुस्तक को बचाने के लिए मुझे अब जाना चाहिए। मैंने एक अक्षम्य अपराध किया है, परंतु यदि मैं अपनी परीक्षा में असफल होता हूँ तो कृपया मुझे क्षमा करने का प्रयास करें, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, और उनका सिर संकोच एवं पश्चाताप से झुक गया। वे अचानक मुड़े और उस दीवार की ओर बढ़े जिस पर बूढ़े आदमी के देखने के लिए कैमरा लगाया गया था। उन्होंने उसे मार मार कर चकनाचूर कर दिया। बूढ़े आदमी ने डॉक्टर श्रीनिवास को कैमरे पर प्रहार करते देखा और फिर स्क्रीन काला हो गया। वह बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि कमरे में एक और कैमरा छिपा था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने ओम का हाथ पकड़कर एक बार हल्का सा दबाया और फिर वे जाने के लिए मुड़ी। ओम ने पूछा, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने पैसे दिए हैं? उसका नाम नागेंद्र है, मैं बस यही जानता हूँ, डॉक्टर श्रीनिवासन ने तेजी से कमरे से बाहर जाते हुए जवाब दिया। ओम का चेहरा यह नाम सुनते ही काला पड़ गया। वह भी अन्य सब की तरह जो उसके अमरता की कहानी सुन रहे थे आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन बाहर गए, परमल भी बाहर जाने लगा। परमल, डॉक्टर बन्ना ने उसे बुलाया। सिगरेट पीने जा रहा हूं, परमल ने बिना पीछे देखे कहा। डॉक्टर बन्ना और डॉक्टर साहिस्ता ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, क्योंकि इस बार परमल हकलाया नहीं, जबकि एलसीडी अपने कंप्यूटर पर बटन दबाने में लगी हुई थी। वह वास्तव में बहुत जल्दी में दिखाई दे रही थी। जैसे ही परमल टीम के सदस्यों की नजरों से ओझल हुआ, वह जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज रसोई की ओर भागा, जो गलियारे के अंत में 3 बार दाएं मुड़ने के बाद सुविधा केंद्र के ठीक पीछे थी। वह रसोई में पहुंचा
और रसोई एवं सुविधा केंद्र के बीच की समान दीवार के सामने खड़े होकर किसी चीज की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। नागेंद्र अभी भी सबकी गतिविधियों को ध्यान से देखते हुए अपनी मेज के पीछे छिपा बैठा हुआ था। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यह कहानी आगे बहुत ही रोचक होने वाली है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आ रही होगी। कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।